Hello students, hope you all are good and revising properly at home. Now we are reaching to the end of this chapter. हम आज इसके लास्ट टॉपिक पर हैं जिसका हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ने वाले हैं. साथ ही साथ आपके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे. नाउ सी यूनिफिकेशन ऑफ इटली. जिस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की हम बात करते हैं तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में बहुत सारे सपोर्टिव एलिमेंट्स थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था. देयर वर सो many supportive elements which played an important role in the unification of Germany. इसी तरह से जब बात आती है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, देखिए आपको एक चीज बताते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली से डायरेक्ट एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वर द सपोर्टिव एलिमेंट्स, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज यंग इटली. देखिए एक क्वेश्चन जो आ सकता है दैट इज यंग इटली आल्सो, यंग इटली क्या है उसके बारे में बताइए, और ये क्वेश्चन आ चुका है हाफ ईयरली में. उसके बाद केवर के कंट्रीब्यूशन के बारे में, जैसे वहां पे बिस्मार्क, जर्मनी में बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है, यहाँ पे केवर का और गैरिबाल्डी का, इन दो का कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है और केवर का काफी पूछा जाता है. तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करते हैं. देखिए इटली में भी क्या था, इटली का यूनिफिकेशन 4 फेजेस में हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज हम सिर्फ उसके सपोर्टिव एलिमेंट्स क्या थे, कोई एलिमेंट क्यों फेल हुआ, कोई इंस्टीट्यूशन क्यों फेल हुआ, किस एलिमेंट के सपोर्टिव एलिमेंट के क्या रोल थे या उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली के जो 4 फेजेस थे वो 4 फेजेस क्या थे, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अभी आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली के सपोर्टिव एलिमेंट्स. देखिए सबसे पहला जो सपोर्टिव एलिमेंट था वो था कार्बनरी. कार्बनरी के बारे में मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जैसे आप लोगों ने जोल्बरिन पढ़ा था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में. जोल्बरिन paved the path for the unification of Germany. In the same way, Carbonari paved the path. After that, young Italy. स्टार्टिंग किसने किया था, कार्बनरी ने. स्टार्टिंग क्या था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए, कार्बनरी ने. कैसे किया था, अच्छा एक क्वेश्चन आया था 2 साल पहले हाफ ईयरली में, क्योंकि हाफ ईयरली में इसमें इसका एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. कार्बनरी जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और कहाँ हुआ था. 1810 में हुआ था, इटली के नेपल्स में हुआ था. अभी एक और चीज, अगर आप लोग क्लास में पढ़ चुके हैं तो हम रिवीजन करें तो आप लोगों को याद होगा नेपल्स और सिसिली, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में. इनको भी डिवाइड किया गया कि ये किसको दिया जाएगा, इटली किसको दिया जाएगा, इटली के नाम पर क्या कर दिया जाएगा या सिसिली के नाम पर क्या किया जाएगा. तो कार्बनरी का जो आप ये कह सकते, कार्बनरी स्टार्ट हुआ था 1810 में कार्बनरी, और नेपल्स में, इटली के कहां पर हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट, नेपल्स इस जगह में. अच्छा कार्बनरी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टू आउस्ट फॉरेनर्स. आउस्ट का मतलब है बिल्कुल बाहर खदेड़ देना, कोई भी फॉरेनर इटली में नहीं रहेगा. मतलब इटली को जो डिवाइड कर रखा है, कहीं पे किसी का रूल है, जैसे पोप का रोल था कुछ एरियाज में, या फिर रोम स्पेशली पोप के इन्फ्लुएंस में था. आप लोग पढ़ चुके होंगे, जब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे 4 फेजेस पढ़ेंगे तो लास्ट फेज में रोम जो है इंक्लूड हुआ है इटली में. तो वहीं पर हम लोगों को ये समझ में आएगा कि फॉरेनर्स जो थे, या कंप्लीटली आउट द फॉरेनर्स को कंप्लीटली आउट करना, मतलब खदेड़ के बाहर फेंक देना. इटली के ऊपर किसी भी फॉरेनर का सप्रेशन या उनका रूल नहीं होगा. साथ ही साथ लीगल इंडिपेंडेंस, हमारी जो मतलब लोग क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, लीगली इंडिपेंडेंट होंगे. लेकिन कार्बनरी फेल हो गया था, कार्बनरी गॉट फेल होने के रीजन क्या थे, प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी. कैसे, किसी के हाथ में प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है, मतलब प्लान्स थे पर एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा ये नहीं था, प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, साथ साथ डिसीजिव एम्स थे उसके. अब आती है बात, कार्बनरी फेल हुआ. आफ्टर द कार्बनरी अब ये महसूस होने लगा इटली के यूथ को कि देखिए इटली को यूनिफाई करना है तो यूथ को ही कुछ करना पड़ेगा. इटली को यूनिफाई करना, देखिए मैं आपको एक चीज बिल्कुल बताना चाहती हूँ कि नेशनलिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो नेशनलिज्म जब किसी कंट्री में स्टार्ट हुआ, या कंट्री ने जब लोगों के डिसीजन रूल्स को, या फिर आप कह सकते हो उनके सप्रेसिव या डिक्टेटरशिप रूल्स को, इन सारी चीजों को जब अपोज करना शुरू किया, इसमें दो क्लासेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. एक मिडिल क्लास ने, दूसरा यूथ ने. मिडिल क्लास ने और यूथ ने, अगर मिडिल क्लास इमर्ज होकर आ जाए, यूथ इमर्ज होकर आ जाए, तो कंट्री में जो इविल्स हैं, नेशनल इविल, पॉलिटिकल इविल, सोशल इविल्स, ये जो फैले हुए हैं, इनको रोकने में मतलब कंट्री के यूथ और मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल होता है. तो
कार्बनरी तो फेल हो गया था, कार्बनरी के फेल होने के बाद कंट्री के मतलब इटली के उस नेशन के यूथ ने कमांड संभाली। यूथ को लगा कि अगर इटली को फ्री कराना है फॉरेनर्स से, या यहाँ से फॉरेनर्स को आउस्ट करना है, कंप्लीटली फ्रीडम चाहिए इटली को, तो फिर क्या चाहिए, तो फिर इटली के यंग को ही यानी यूथ को ही क्या करना होगा, एक साथ आना होगा। तो यंग इटली की स्टैब्लिशमेंट की थी किसने, मैज़नी ने, मैज़नी ने की थी। मैज़नी के आइडियल्स थे, मैज़नी के आइडियल्स क्या थे, यूथ को लेकर कि भाई यूथ कैन ब्रिंग आउट सम चेंज इन इटली, इटली में कुछ चेंज लाने का काम कौन कर सकता है, यूथ कर सकता है। उसके बाद मैज़नी का कंप्लीट फेथ किसमें था, यूथ में था। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1831 में, जब कार्बनरी फेल हुआ। तो कार्बनरी के फेल होने के बाद बच्चा लोग हुआ क्या, मैज़नी के आइडियल्स थे कि ओनली द यूथ कैन ब्रिंग आउट द चेंज इन the unification of Italy, and it is in the hand of youth, and youth is having that much of guts and powers that they can bring out the Italy freed as well as the Italy can be unified under their role। तो उनके रोल की वजह से इटली को फ्रीडम मिल सकता है और इटली यूनिफाई हो सकता है। अच्छा, 3 स्लोगन्स थे यंग इटली। यंग इटली कंप्लीट क्वेश्चन है अपने आप में 4 मार्क्स का, यंग इटली के ऊपर आपका कंप्लीट क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स का। तो ये जो पॉइंट्स है जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड भी करा दिए हैं, उन नोट्स के हेल्प से आप लोग क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको शॉर्ट हैंड नोट्स एरो वाले तो मैंने और कम लिए हैं, वहां पे तो मैंने शॉर्ट हैंड एरो नोट्स बनाए, उनको बस आप अपनी लैंग्वेज में लिख कर आएंगे। और वो शॉर्ट हैंड नोट्स आप लोगों को पता ही है, बड़ा इजीली कनेक्ट होते चले जाते हैं। तो बिलीव क्या था, देयर वर 3 स्लोगन्स फॉर यंग इटली। 3 स्लोगन्स क्या था, बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास रखना है। क्योंकि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उस दौरान लोगों को ये बात समझ में आई थी, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर ह्यूमन अथॉरिटी, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान है, भगवान सिर्फ एक है, तो उसी में विश्वास रखना है। कोई लीडर, कोई राजा, कोई किंग सुपर ह्यूमन अथॉरिटी नहीं है, वो कोई भी क्या नहीं है, दे आर नॉट अवर गॉड, गॉड इज वन एंड बिलीव इन दैट गॉड। एंड उसके बाद ब्रिंग ऑल ब्रदर्स टुगेदर, मतलब सभी इटालियंस को, सभी इटली पीपल्स को उन्होंने ब्रदर्स का, ब्रिंग दोज ऑल इटालियंस, ऑल दोज इटली पीपल्स टुगेदर, उन सबको क्या करो, एक साथ करो। जो लोग आपस में अलग हो रहे हैं, किसी कास्ट बेस, क्रीड बेस, रिलीजन बेस या उनके कल्चर बेस अलग हो रहे हैं ना, तो उन चीजों से परे करके उन सबको, सारे इटालियन ब्रदर्स को, सारे इटली के पीपल्स को, इटालियन नेशन जो है या इटली नेशन पीपल के, इटली नेशन के जो सिटीजन्स हैं उनको यूनाइट करो। फर्स्ट, भगवान में विश्वास रखो। दूसरा, सारे इटालियन पीपल्स, ब्रिंग ऑल ब्रदर्स टुगेदर, सबको यूनाइट करो। तीसरा, गेट इटली फ्रीड, इटली को कंप्लीटली आजाद कराओ, कंप्लीटली आजाद कराओ। साथ ही साथ यंग इटली, आप समझ सकते हैं यूथ, जब मुझे पढ़ाते वक्त इतना अच्छा फील हो रहा है तो, और आपको पढ़ते वक्त अगर इतना अच्छा फील हो सकता है, फिर अंडरस्टैंड कि यूथ के अंदर ये बात आ गई थी कि नहीं, हमें क्या करना है, हमको इटली को कंप्लीटली फ्रीड कराना है, भगवान सिर्फ एक है, उसमें विश्वास करना है। साथ ही साथ हम सारे इटालियंस को, सारे हम भाई जो हैं, इटालियन भाई जो हैं, इनको यूनाइट होना है, हमें अपने आपस में नहीं लड़ना है, वरना फॉरेनर्स हम पर क्या करेंगे, हम पर रूल करते रहेंगे, और हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम अपना इटली फ्री करा के रहेंगे, हम यूनाइट होंगे। तो यंग इटली ने इटालियन पीपल्स के अंदर नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति, सेक्रीफाइस, ये फीलिंग्स इन्फ्यूज की। कौन कौन सी फीलिंग्स इन्फ्यूज की, brotherhood also. There were 4 feelings which was infused by young Italy in the people of Italy: nationalism, patriotism, राष्ट्रीयता, देशभक्ति, then sacrifice, त्याग, then brotherhood is भाईचारा। ये सारे फीलिंग्स इन्फ्यूज कर दिए यंग इटली ने, और कहीं ना कहीं कार्बनरी ने तो जो पाथ स्टार्ट किया था उसको रास्ता देता चला गया कौन, यंग इटली। और एक और बात, यंग इटली का ये कहना था, मतलब यंग इटली कोई ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन है, यंग इटली यूथ है, ऑर्गेनाइजेशन है, लोग उससे जुड़ते जा रहे थे। तो यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन, उसके पीपल, उसके लोगों का ये मोटिव था, उनका कहना था, डोंट सेटिस्फाई, वन ऑफ द फेवरेट लाइन ऑफ फ्रॉम दिस चैप्टर, डोंट सेटिस्फाई योरसेल्फ फ्रॉम लेस देन कंप्लीट फ्रीडम, खुद को पूर्ण आजादी से 1%, 1 पॉइंट कम भी क्या ना करो, खुद को सेटिस्फाई ना मान लो कि भाई ठीक है हमें इतना तो मिल गया, नो, खुद को, बहुत अच्छी लाइन है, डोंट सेटिस्फाई योरसेल्फ लेस देन कंप्लीट फ्रीडम,
कंप्लीट आजादी से, पूर्ण आजादी से खुद को एक पॉइंट पहले भी, एक स्टेप पहले भी सेटिस्फाई मत करो, संतुष्ट मत मानो, कंप्लीट फ्रीडम ही चाहिए। गेट कंप्लीट फ्री इंडिया एंड सॉरी इटली, फ्रॉम बीइंग एन इंडियन आई कैन से दैट। सो नाउ सी, कंप्लीट फ्री इंडिया सॉरी इटली, कंप्लीट फ्री इटली as well as the unite Italy, sorry for that, complete free Italy and unite Italy. So you can understand, पढ़ाते पढ़ाते मेरे अंदर मेरे इंडिया का नेशनलिज्म पैदा हो गया, so that's why I took name of India for 2-3 times, sorry for that. So now see कि ये यंग इटली का था कि भाई इटली को कंप्लीट फ्री चाहिए और यूनाइट चाहिए, इससे पहले खुद को सेटिस्फाई मत करो कंप्लीट फ्रीडम से पहले। ये यंग इटली का क्या था, मोटिव था। ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया था यंग इटली ने, ध्यान रखेंगे। इसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, मैज़नी ने किया, 1831 में किया। मैज़नी के आइडियल्स क्या थे कि मैज़नी हैड फेथ इन यूथ कि ओनली द यूथ कैन ब्रिंग आउट सम चेंज इन इटली एंड कैन यूनिफाई द इटली एज वेल। साथ ही साथ 3 स्लोगन्स थे यंग इटली में, इसलिए इतना बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ। 4 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है यंग इटली से, और 1 साल आ चुका है, 1 ईयर एक क्वेश्चन आ भी चुका है यंग इटली से। डोंट सेटिस्फाई योरसेल्फ लेस देन कंप्लीट फ्रीडम एंड यूनाइट इटली। उसके बाद केवर, काउंट कैमिलियो डी केवर, बहुत से लोग इसको काबूल भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश केवर इसका, और पूरा नाम है काउंट कैमिलियो डी केवर। सो नाउ सी, केवर और काबूल भी बोलते हैं इसको ना, सो हिंदी में, तो प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, हिंदी और इंग्लिश अलग चलता है उसका। सो काउंट कैमिलियो डी केवर और काबूल। सो काबूल या केवर की जब हम बात करते हैं, सो केवर वाज अ पर्सन हु वाज हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज। उनको पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पता था, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे चलाया जाता है कंट्री में, कैसे गवर्नेंस होती है, गवर्नमेंट होती है, किस तरह से लोग काम करते हैं, ये सारा नॉलेज था। तो केवर को पता था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जो मामला है ना, इसको किस तरह से हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, हम ले जा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। सो केवर के माइंड ने कैसे काम किया, केवर के माइंड ने ऐसे काम किया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हुआ। पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप होने के बाद वहां का जो राजा था विक्टर इमैनुअल ने केवर को वहां का पीएम डिक्लेयर कर दिया, अपॉइंट कर दिया, भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम ओपन हो गया। अब उसके बाद केवर ने इस मैटर को ब्रिटिश पार्लियामेंट की डाइट में, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी पहुंचा दिया। धीरे धीरे फ्रांस, इंग्लैंड, सब तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूनिफिकेशन ऑफ इटली का मामला कहां तक ले आए केवर, एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तब लोगों को समझ में आने लगा कि इटली के लोग सप्रेस हैं ये फॉरेनर्स से, और ये मामला जब इंटरनेशनल लेवल पे आ गया तो फिर क्या होगा, उस दौरान ये बात लोगों के जहन में आने लगी कि इटली यूनिफाई होना चाह रहा है, इटली के पीपल जो इटालियन पीपल्स हैं वो यूनिफाई होना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल तक उस मैटर को लेकर आए केवर। साथ ही साथ केवर के लिए ये कहा जाता है, देखिए आप इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, गैरीबाल्डी ने रेड कोट्स बनाया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गैरीबाल्डी ने रेड कोट्स बनाया था। रेड कोट्स एक ऐसे जैसे नरम दल गरम दल पढ़ा था हमने, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है रिवोल्यूशनरीज के बारे में, ऐसे रेड कोट्स जो था वो उनके लिए ऐसे रिवोल्यूशनरीज थे जो ब्लड बहाने को तैयार थे। तो रेड कोट्स या रेड शर्ट, दोनों ही नाम लिखे जाते हैं, रेड कोट या रेड शर्ट, तो एक उन्होंने बनाया था। तो गैरीबाल्डी की जो ब्रेवरी थी, मतलब बहादुरी थी, और मैज़नी के जो आइडियल्स थे, मैज़नी के आइडियल्स चले थे, गैरीबाल्डी की बहादुरी चली थी इटली को यूनिफाई करने में। लेकिन ये कहा जाता है कि केवर के बिना गैरीबाल्डी के ब्रेवरी और मैज़नी के आइडियल्स पॉइंटलेस थे विदाउट केवर, क्योंकि केवर ने इस मैटर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया था, लोगों तक ये बात पहुंचाई थी इटली यूनिफाई होना चाहता है। और साथ ही साथ ये मानना था केवर का कि जैसे जर्मनी की यूनिफिकेशन में प्रशिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और जो प्रशिया था वो लीडरशिप कर सकता था जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, ऐसे ही इटली को यूनिफाई करने के लिए कौन कर सकता था, सार्डिनिया। कौन कर सकता था, सार्डिनिया। तो सार्डिनिया को लीडरशिप सौंपी गई थी यूनिफाई करने के लिए इटली को। साथ ही साथ ये बात केवर को पता थी, केवर के पास क्या था, पार्लियामेंट्री स्किल्स थे। साथ ही साथ उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रांस का क्या किया था, मदद किया था। इससे फ्रांस की असिस्टेंटशिप, यानी कि फ्रांस की हेल्प कैसे मिली इटली के यूनिफाई कराने में, क्योंकि केवर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रांस की हेल्प की थी। और इंग्लैंड की पॉलिसी हो गई थी उस दौरान की नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ एनीवन, तो इंग्लैंड से चुप रहने को कहा गया। फ्रांस की असिस्टेंटशिप
कैसे ली केवर ने? बाय हेल्पिंग फ्रांस इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इस तरह से ये सपोर्टिव एलिमेंट्स से जिनकी हेल्प से क्या हुआ, इटली को यूनिफाई कराया गया। सो दीज वर द सपोर्टिव एलिमेंट्स। केवर के बारे में 4 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है 4 मार्क्स का। उसके बाद 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यंग इटली से। और फिर अगर यूनिफिकेशन ऑफ इटली आते तो सपोर्टिव एलिमेंट से, तो 4 फेजेस में हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।